अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइल्स ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैं इब्राहिम की मैयत में उसके घर पहुंच गया। इस घर में इब्राहिम अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। 2 बेटे और 2 बेटियां। एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और दूसरी की भी अगले साल शादी होने वाली थी। वो मंगनीशुदा थी। जबकि दोनों बेटे कामरान और इमरान खेतीबाड़ी में इब्राहिम का हाथ बटाते थे। कामरान और इमरान दोनों जवान थे। मैंने 15-20 मिनट के अंदर अंदर बड़ी बारीक बीनी से इब्राहिम के घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं पर भी मुझे भोला नजर न आया और न ही इस घर में इसकी आमद के कोई आसार दिखाई दिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था जनाब कि भोला ना तो हमारे घर में आया है और न ही हमने उसे कहीं छुपा कर रखा हुआ है, इब्राहिम ने कहा। इस वक्त मैं घर की तलाशी से फारिग होने के बाद इब्राहिम की बैठक में बैठा हुआ था। इब्राहिम के अलावा उसकी बीवी शगुफ्ता और दोनों बेटे भी वहां मौजूद थे, जिनमें कामरान इमरान से 2-3 साल बड़ा था और वो दोनों जवानी की दहलीज पर खड़े थे। इब्राहिम, मैंने उसकी बात के जवाब में कहा, पुलिस की तफ्तीश का अपना एक तरीका कार होता है और हम उस पर अमल ज़रूर करते हैं। अब ये तो पता चल गया कि भोला पिछली रात इस घर में नहीं आया और न ही आप लोगों ने उसे कहीं छुपा रखा है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होता। कौन सा मसला थानेदार साहब? शगुफ्ता ने मुझसे पूछा। जिस वक्त मैं खाना तलाशी के काम में मसरूफ था, इसी दौरान में वक्फे वक्फे से इस घर के मकीनों से बातचीत का सिलसिला भी जारी रहा था और मैंने इन्हें ताज़ा तरीन हालात से आगाह कर दिया था। इन्हें ये पता चल चुका था कि मैं नहर अबूर करके आने के बाद दोबारा कोर्ट फरमान क्यों आया हूँ और मेरे इस वक्त क्या तरजीहात हैं। मसला भोले की तलाश का है, मैंने शगुफ्ता की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। भोला कल शाम यहाँ आया है और अभी तक वापस नहीं गया, तो फिर वो कहाँ है? ये भी तो हो सकता है जनाब कि भोला इधर आया ही ना हो, शगुफ्ता ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। कश्ती वाले खादिम हुसैन ने बड़े वसूख से इस उम्र की तस्दीक की है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। कश्ती वाले को मुगालता भी तो हो सकता है थानेदार साहब, शगुफ्ता अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। खादिम हुसैन ने कल शाम अजनबी शख्स के साथ जिस नौजवान को कोर्ट फरमान लेकर आया था, वो भोले के अलावा कोई और भी तो हो सकता है। भोले से मिलता जुलता कोई बंदा, ऐसा नामुमकिन तो नहीं? नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं शगुफ्ता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन इस केस में पहले ही मिलती जुलती शक्ल वाला एक इत्तेफाक मौजूद है। जिस अजनबी बंदे को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने फेंका गया है, मुझे बताया गया है कि उसकी शक्ल काफ़ी हद तक अल्लाह रखा के बेटे मूसा से मिलती जुलती है। मैंने मूसा को तो 1000 बार देखा है, लेकिन इस अजनबी बंदे की लाश को देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हमने देखा है, कामरान और इमरान बैक ज़बान होकर बोले। ये बात सही है कि ये बंदा बड़ी हद तक मूसा जैसा था, मसलन कद-काठ, चेहरे के नक्श और दाढ़ी का अंदाज वगैरह। मेरा ख्याल है, इब्राहिम ने गहरी संजीदगी से कहा, कि अगर आप फरीदाबाद में इस्माइल के घर जाकर तफ्तीश करें तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपने कोर्ट फरमान में तो भोला को अच्छी तरह तलाश कर लिया है, शगुफ्ता अपने शौहर की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। वो आपको कहीं नहीं मिला। अगर वो उधर फरीदाबाद में मौजूद है तो फिर इसका यही मतलब होगा कि वो कोर्ट फरमान आया ही नहीं, और अगर खादिम हुसैन किसी चालाकी से काम नहीं ले रहा तो फिर यही कहा जा सकता है कि इसे भोले के हवाले से कोई गलतफहमी हुई होगी। इस बात में तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं कि मैं फरीदाबाद पहुंचकर सबसे पहले भोला और इस्माइल ही को चेक करूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। और जहां तक भोले की तलाश में मेरी नाकामी का सवाल है तो ये बात दुरुस्त नहीं। मैंने सिर्फ अभी तक तुम्हारे घर की तलाशी ली है, बाकी लोगों से सिर्फ पूछगछ की है। आप ज़रूर पूरे गांव के घरों की तलाशी ले लें जनाब, वो बड़े एतमाद से बोली। लेकिन भोला हमारा रिश्तेदार है, वो जब भी कोर्ट फरमान आता है तो सिर्फ हमारे ही पास आता है, इसका किसी और घर से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इसलिए इसके कहीं और छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शगुफ्ता की बात में अच्छा खासा वजन था। इससे पहले मैं अल्लाह रखा के घर के सामने इब्राहिम से भी तफसीली गुफ्तगू कर चुका था, लिहाजा मैंने उसके बेटों की जानिब रुख कर लिया। तुम दोनों भी लगभग भोला ही की उम्र के हो, मैंने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। जब भोला कोर्ट फरमान आता होगा तो उसका ज़्यादातर वक्त तुम लोगों के साथ ही गुजरता होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कामरान ने इस बात में गर्दन हिलाई।
इमरान बोला, भोला जब यहाँ आता है तो हमारे साथ खेतों में काम करता है और हम लोग खूब खेलते भी हैं। तुम लोग उमूमन कौन सा खेल खेलते हो? मैंने पूछा। कोई खेल मखसूस नहीं होता है जनाब, कामरान ने जवाब दिया। फुटबॉल, कबड्डी और नहर में नहाना सब शामिल है। अच्छा, तो तुम लोग नहर में नहाया भी करते हो? जी हाँ, बिल्कुल, इमरान ने जवाब दिया। भोला बहुत अच्छा तैराक है, उसी ने हमें नहर में तैरना भी सिखाया है। वैसे हम ज़्यादातर फुटबॉल ही खेलते हैं। मैंने शगुफ्ता की तरफ देखते हुए सवाल किया, तुम्हारी बड़ी बेटी की शादी कहाँ हुई है? नसीम की शादी मेरी बड़ी बहन के बेटे से हुई है थानेदार साहब, और शमीम का रिश्ता मेरे भाई के बेटे से तय हुआ है, उसने बताया। अगले साल इंशाल्लाह उसकी भी शादी हो जाएगी। शगुफ्ता की बात मुझे हजम ना हो सकी। उसकी 2 बेटियां थीं और दोनों के रिश्ते इनके ननियाल यानी शगुफ्ता के खानदान में तय किए गए थे, जबकि इब्राहिम का सिर्फ एक ही भाई था, इस्माइल, और इस्माइल का भी एक ही बेटा था, इसहाक और भोला। इस किस्म की सूरत हाल में तो इब्राहिम की मोहब्बत को जोश मारना चाहिए था। वो कम से कम एक बेटी की शादी तो अपने अकलौते भाई के अकलौते बेटे से कर सकता था। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इसका राज क्या था? ये राज जानने के लिए मैंने इसी से पूछ लिया। इब्राहिम, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और भतीजा सिर्फ एक। तुम्हें अपनी बेटियों के रिश्ते तय करते हुए भोले का ख्याल क्यों नहीं आया? मुझे तो भोले का बड़ा ख्याल था, लेकिन आमना की वजह से सारी गड़बड़ हो गई। आमना? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये कौन है? आमना इस्माइल की घरवाली है जी, शगुफ्ता वजाहत करते हुए बोली। इब्राहिम की तो यही ख्वाहिश थी कि शमीम की शादी भोले से हो, क्योंकि शमीम और भोला की उम्रें एक ही जैसी हैं, लेकिन इस्माइल अपनी बीवी से डरता है और आमना ने इस रिश्ते की मुखालफत कर दी थी। मुखालफत की कोई वजह? जी हाँ, इब्राहिम ने उस बात में गर्दन हिलाई। वो भोले को अपने खानदान में ब्याहना चाहती है। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जब शगुफ्ता अपनी बेटी का रिश्ता अपने भांजे को दे सकती है तो मैं भोले की शादी अपनी भांजी से क्यों नहीं कर सकती? हालांकि मैंने शमीम और नसीम के रिश्ते करते वक्त इब्राहिम पर ऐसी कोई शर्त आयद नहीं की थी। ठीक है, जब भोला इधर कोर्ट फरमान में आता था तो इसका यहाँ के लोगों से भी मेल जोल होता होगा। जी हाँ, हम सब जब मिलजुल कर ही खेलते हैं, कामरान ने जवाब दिया। यहाँ किसी लड़के के साथ उसकी गहरी दोस्ती भी हो गई होगी? नहीं जनाब, दोस्ती तो सिर्फ हम ही से थी, इमरान ने बताया। मेरा मतलब है कि यही सवाल मैंने एक दूसरे साविये से किया। वो ज़्यादातर किन लड़कों के साथ खेलना और घुलना मिलना पसंद करता है? ज़्यादातर, कामरान ने सोचने वाले अंदाज में कहा। मेरे ख्याल में इसकी जमील और मंजूर के साथ ज़्यादा बनती थी। जी बिल्कुल, इमरान ने अपने बड़े भाई की तायद करते हुए कहा। जमील और मंजूर के साथ वो गपशप कर लेता है क्योंकि इन दोनों के मिजाज भोला से बहुत मिलते जुलते हैं। मिजाज मिलते हैं? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या आप में से कोई जमील और मंजूर को बुलाकर यहाँ ला सकता है? जी ज़रूर, इमरान उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी इन्हें बुलाकर लाता हूँ। मैंने उस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। इमरान अगले ही लम्हे वहाँ से रुखसत हो गया। मैं कामरान, इब्राहिम और शगुफ्ता के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगा। इस दौरान में अल्लाह रखा का बेटा मूसा भी ज़ेर बहस आया। इन तीनों की राय में मूसा एक सुलहजू और अमन पसंद शख्स था। मूसा के बारे में यही राय बाकी गांव वालों की भी थी, लेकिन इन सब में से कोई ये नहीं बता सका कि मूसा अचानक कहाँ गायब हो गया था और अजनबी शख्स की लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने क्यों फेंका गया। मेरी समझ में तो एक ही बात आ रही है थानेदार साहब, कि इस अजनबी बंदे की शक्ल और सूरत बड़ी हद तक अल्लाह रखा के बेटे मूसा जैसी है। हो सकता है कि किसी दुश्मन ने मूसा समझकर इसका ताक़ुब किया हो और फिर मौका मिलते ही इसे मौत के घाट उतार कर उसकी लाश को अल्लाह रखा के घर के सामने फेंक दिया हो, ताकि बाप को बेटे की लाश का तोहफा दे सके। एक और बात भी तो हो सकती है जनाब, कामरान ने कहा। कौन सी बात? मैंने पूछा। जिस किसी ने भी इस अजनबी शख्स को कत्ल किया है वो उसी का दुश्मन हो, कामरान वजाहत करते हुए बोला। कातिल कहीं पीछे से उसका ताक़ुब करते हुए कोर्ट फरमान पहुंचा हो और फिर मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दिया हो। और फिर इसके बाद? मैंने कामरान की तरफ देखा। वो बौखला गया। जी मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके बाद कातिल कहाँ गया? वो जिधर से आया था वापस उधर ही चला गया होगा। लेकिन मकतूल के साथ तो तुम्हारा चचाजाद भाई भोला आया था। मैंने सवालिया नज़र से कामरान की तरफ देखा। ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी खादिम हुसैन की कश्ती में बैठकर फरीदाबाद से यहाँ तक आया हो।
कामरान ने अपनी दानिश में बहुत अक्लमंदी की बात की थी, लेकिन मैं चूंकि बहुत सी हकीकतों से आगाही हासिल कर चुका था, इसलिए इसकी अक्लमंदाना बात मुझे हजम नहीं हुई और मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता बरखुरदार, और इसकी चंद वजूहात हैं। वो कुछ नहीं बोला और सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। नंबर 1, मेरी अब तक की तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक अजनबी मकतूल को इस गांव में कोई जानता पहचानता नहीं, लिहाजा इसके इधर रुख करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब, मुमकिन है उसे अपने ताक़ुब का एहसास हो गया हो, वो किता कलामी करते हुए बोला, और उसने अपनी जान बचाने के लिए कश्ती में बैठकर नहर के इस पार आने का फैसला कर लिया हो, लेकिन बदकिस्मती से कातिल भी उसके पीछे यहाँ पहुँच गया हो। इसकी कता कलामी को नज़रअंदाज करते हुए मैंने नरमी से कहा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाने दो, फिर तुम बोलना। हो सकता है कि फिर तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। जब कोर्ट फरमान में मकतूल का कोई जानने वाला मौजूद नहीं, तो फिर कश्ती के ज़रिए नहर पार करके यहाँ तक आने की कोई मंतक नज़र नहीं आती। मैंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा, वो अगर इस गांव में आया था तो उसके पेश नज़र कोई ख़ास मकसद था, वो बग़ैर किसी काम के यहाँ नहीं आ सकता था। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, इस बात में शक की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि कल शाम खादिम हुसैन ने अपनी कश्ती के आखिरी फेरे में सिर्फ 2 अफराद को नहर उबूर करा के कोर्ट फरमान पहुँचाया था, यानी अजनबी मकतूल और तुम्हारा चचाजाद इसहाक उर्फ भोला। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स कश्ती पर सवार नहीं हुआ था, लिहाजा कातिल के ताक़ुब वाली बात को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जा सकता। तो क्या आप भोला पर किसी किस्म का शक कर रहे हैं? शगुफ्ता ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। शक करना तो पुलिस वालों की घुट्टी में शामिल होता है बीबी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। हाँ, ये बात ठीक है कि मुझे भोला पर शक है, लेकिन इस शक की नौइयत का तयन मैं उस वक्त कर सकूंगा जब भोला मेरे हाथ लगेगा। मैंने सरसराते हुए लहजे में मज़ीद कहा, ये या तो भोला ही ने इस अजनबी शख्स को मौत के घाट उतारा है, और या फिर वो इसके कातिल के बारे में बहुत कुछ जानता है। भोला ऐसा नहीं कर सकता, शगुफ्ता इज़्तिरारी अंदाज में बोली। इब्राहिम ने कहा कि इसकी ज़ात के हवाले से इस किस्म की मुजरिमाना शिकायत कभी सुनने को नहीं मिली। अम्मा और अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, कामरान जज्बात से लबरेज लहजे में बोला। ये ठीक है कि भोला खेल में बेईमानी करने का माहिर है, लेकिन कभी उसने कोई संगीन जुर्म नहीं किया। झूठ बोलना या बेईमानी करना मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि भोले ने ही इस अजनबी शख्स को कत्ल किया है, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि भोला इस कत्ल के बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ज़रूर जानता है। मैं भोले से इसलिए भी पहली फुर्सत में मिलना चाहता हूँ कि ये बात वही बता सकता है कि अजनबी मकतूल के साथ इसकी मुलाकात कब, क्यों और कैसे हुई थी। अगर वो पहले से मकतूल को जानता है तो फिर मुझे इस केस को हल करने में काफ़ी आसानियां हासिल हो जाएंगी। जब मकतूल का पस मंज़र मेरे सामने खुलेगा तो कत्ल का मुहर्रिक और कातिल तक रसाई हासिल करने के तमाम रास्ते और तमाम रुकावटें खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। और अगर भोला अजनबी शख्स को पहले से नहीं जानता तो मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और बारी बारी इन लोगों के चेहरों का जायज़ा लेते हुए इजाफा किया। फिर भोले को बताना पड़ेगा कि वो एक अजनबी के साथ कैसे घुल मिल गया था। वो एक दोस्त की हैसियत से मकतूल के साथ कश्ती में सवार होकर क्यों और किस मकसद से कोर्ट फरमान आया था और यहाँ से अचानक कहाँ गायब हो गया। थानेदार साहब, सच पूछे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि भोला पिछली रात यहाँ आया था, कामरान ने गहरी संजीदगी से कहा। मैंने पूछा कि तुम्हें किस बिना पर यकीन नहीं आ रहा। वो जी जाहिर सी बात है, वो वजाहत करते हुए बोला, ऐसे कैसे मुमकिन है कि भोला कोर्ट फरमान आए और हमसे मिले बगैर ही वापस चला जाए। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। वो वापस नहीं गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अभी तक नहर अबूर करके फरीदाबाद नहीं गया। शगुफ्ता ने कहा, थानेदार साहब, आप फरीदाबाद पहुंचकर तफ्तीश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारी मुबारक करे ज़ुबान को शगुफ्ता। अब मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात इतने वसूख से क्यों कही है कि भोला मुझे घर मिल जाएगा। वो जी मुझे पक्का यकीन है कि भोला आपको या तो इस्माइल के होटल पे मिलेगा या फिर घर पर मिल जाएगा, वो वजाहत करते हुए बोली। इससे मिलकर आपकी तसल्ली हो जाएगी कि वो ना तो पिछली रात कोर्ट फरमान आया था और ना ही वो कत्ल की किसी वारदात में मुलविस है। ये एक चाची बल्कि ताई का अपने भतीजे पर यकीन और एतमाद था कि वो भोले को बेकसूर और बेगुनाह समझ रही थी। मैं जब तक भोले से एक तफसीली तफ्तीशी मुलाकात ना कर लेता उस वक्त तक शगुफ्ता के एतमाद और यकीन को चैलेंज नहीं कर सकता था।
दूसरी जानिब खादिम हुसैन का वसूखी बयान था। उसने भोले की मैयत में अजनबी मकतूल को अपनी कश्ती के जरिए नहर के पार कोर्ट फरमान में पहुंचाया था और उसके बयान के मुताबिक आज दिन भर उसने जितने भी फेरे लगाए थे उनमें भोला उसे कहीं नजर नहीं आया था। इससे यही जाहिर होता था कि भोला अभी तक गांव के अंदर या गांव के बाहर कहीं मौजूद था, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इस बड़ी नहर पर मीलों दूर तक कोई पुल नहीं बना हुआ था। लिहाजा कोर्ट फरमान से फरीदाबाद जाने के लिए कश्ती ही के जरिए सफ़र करना पड़ता था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक अजनबी मकतूल की मौत गुज़िश्ता शब रात के इब्तिदाई हिस्से में वाक़ हुई थी। इसकी खोपड़ी की हालत, चेहरे और गर्दन के ज़ख्मों और वहाँ से खारिज होने वाले खून की कैफियत बताती थी कि इस बदनसीब को रात 7 और 9 के दरमियान किसी वक्त मौत के घाट उतारा गया था। इसकी गर्दन और लिबास के मुख्तलिफ हिस्सों पर जमने वाले खून से यही अंदाज़ा होता था और ये बात भी समझ में आ सकती थी कि इसे कत्ल के फ़ौरन बाद अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने नहीं फेंका गया था। जिस जगह पर मैंने इस अजनबी शख्स की लाश का मुआयना किया था वहाँ पर कत्लो गारतगरी का कोई छोटे से छोटा आसार भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। नेज़ जब भी किसी शख्स की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश ज़रूर करता है। ये कोशिश मज़ाहमत की शक्ल में भी हो सकती थी और राह फ़रार की सूरत में भी। मैंने जाए वक़ूआ का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। वहाँ राह फ़रार इख्तियार करने के आसार भी नापैद थे। ज़मीन पर कदमों के ऐसे निशानात कहीं भी दिखाई नहीं दिए थे जिनकी मदद से कहा जा सकता हो कि वहाँ 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के बीच खींचातानी और पकड़ झकड़ या गुत्थम गुत्थी हुई थी। अगर मज़ाहमती कोशिशों को तफसीली निगाह से देखा जाए तो इस सूरत में किसी बेरहम कातिल के शिकंजे में फंसा हुआ कोई शख्स अपनी जान की सलामती के लिए अपने हाथ पाँव के साथ ही अपनी ज़बान और हलक का भी बेदरेग इस्तेमाल करता है। यानी एक तरफ तो वो हाथ पाँव से अपने दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है तो दूसरी जानिब वो चीख चिल्लाकर लोगों की मदद हासिल करने के लिए वावेला भी मचाता है। अगर इस अजनबी को अल्लाह रखा के दरवाजे के सामने मौत के घाट उतारा गया था तो फिर लाजमन उसने भी खुद को बचाने के लिए चीख पुकार की होगी। अगर उसने अपनी बचाव के लिए यह हरबा आजमाया होता तो ये मुमकिन नहीं था कि गली के दरवाजे धड़ाधड़ खुल न जाते और लोग उसकी मदद को ना लपकते। मैंने जितने लोगों से भी पूछताछ की थी इनमें से हर एक का यही कहना था कि उन्होंने रात में किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी। इन शवाहिद की रोशनी में बड़े वसूख के साथ कहा जा सकता था कि इस बदकिस्मत शख्स को किसी और मकाम पर मौत के घाट उतारा गया था और वो भी रात के इब्तिदाई हिस्से में, और फिर रात के आखिरी हिस्से में इसकी तशद्दुद ज़दा लाश को लाकर अल्लाह रखा के घर के सामने फेंक दिया गया था। हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे कि इमरान दोनों बंदों को साथ लेकर आ गया। मेरा इशारा जमील और मंजूर की जानिब है। ये दोनों बंदे उम्र के लिहाज से 19-20 के फ़र्क से कामरान के बराबर ही थे। वो दोनों सलाम करके बैठ गए। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का तनकीदी जायज़ा लिया। वहाँ किसी किस्म का खौफ व हिरास या परेशानी नहीं पाई जाती थी जिससे ये ज़ाहिर होता कि वो किसी किस्म के जुर्म या मुजरिमाना कार्रवाई में मुलविस नहीं थे। मैंने तुम दोनों को एक ख़ास मकसद के लिए बुलाया है, मैंने कहा। वो गहरी संजीदगी से मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। मुझे पता चला है कि कामरान और इमरान का चचाजाद इसहाक और भोला तुम दोनों के साथ काफ़ी घुला मिला हुआ है, मैंने बदस्तूर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सच है, मंजूर ने कहा। भोला खेल के मामले में ज़रा गड़बड़ कर जाता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। इसके साथ हमारा वक्त हंसी मजाक करते हुए गुजर जाता है। जमील मंजूर की बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। काफ़ी दिनों से उसने इधर का चक्कर नहीं लगाया, मुझे उसकी बहुत याद सता रही है। लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया तो मैंने पूछा, लेकिन क्या जमील? वो जी, इमरान ने रास्ते में हमें बताया है कि आप कहते हैं कि कल शाम भोला इधर आया था और अभी तक इधर कोर्ट फरमान ही में कहीं छुपा हुआ बैठा है। वो अपने लेकिन की वजाहत करते हुए बोला। हाँ, ये एक हकीकत है, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। मेरे पास इस बात के ठोस सबूत मौजूद हैं कि भोला कल शाम को इस शख्स के साथ खादिम हुसैन की कश्ती में बैठकर कोर्ट फरमान आया था जिसे रात के किसी हिस्से में बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। जी, इस शख्स की लाश हमने भी देखी है, मंजूर ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाई। मगर भोला हमें कहीं नजर नहीं आया, न रात में और न ही सुबह से लेके अब तक। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर इन अल्फाज में इजाफा किया। अगर वो कोर्ट फरमान आता तो हमसे मिले बगैर कैसे जा सकता था? मंजूर बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब, कामरान ने अपने मुश्तरका दोस्त की तायद में कहा।
वो और किसी से मिले या न मिले, लेकिन हम तो उसके सगे रिश्तेदार हैं, वो हमें कैसे भूल सकता है। तुम क्या कहते हो जमील? मैंने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। जी ये लोग गलत तो नहीं कह रहे? जमील उलझनज़दा अंदाज में बोला। भोला जब भी हमारे गांव आया है चंद दिन रहे बगैर वापस नहीं गया, और ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं कि वो हमसे मिले बगैर ही वापस चला जाए। मगर मगर पर पहुंचकर वो बोलते बोलते रुक गया, तो मैंने तेज लहजे में पूछा, मगर क्या जमील? वो जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस बात की कोई अहमियत है भी या नहीं। अभी तक उसके लहजे से उलझन टपक रही थी। मैंने बदस्तूर दुरुस्त अंदाज में इस्तफसार किया, किसी बात की अहमियत है या नहीं इसका फैसला मैं खुद कर लूँगा। तुम बताओ मसला क्या है? मसला तो मेरी समझ में भी नहीं आया जनाब। मुँह से कुछ बोलोगे तो पता चलेगा ना। कल रात मुझे भोले का मुगालता हुआ था, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। मैं चौंक उठा और जल्दी से पूछा, भोले का क्या मुगालता? क्या मतलब? मैं खेतों की तरफ से गांव की जानिब आ रहा था, वो बोला, और वजाहत करते हुए उसने मजीद कहा, फिर क्या हुआ? मैंने सवाल किया। नहर और कोट फरमान नामी इस गांव के बीच खेतों का सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। जमील ने मोतदिल अंदाज में बताना शुरू किया। मैं खेतों के दरमियान से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि थोड़े फासले पर भोला जा रहा है। वो अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैंने इसे आवाज़ दी तो उसने मेरी आवाज़ पर कान नहीं धरे और आगे ही आगे बढ़ता चला गया। मैंने बाआवाज़ बुलंद उसे पुकारा, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, वो चंद लम्हात के लिए थमा और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, शायद वो कोई और था। अगर वो भोला होता तो मेरी आवाज़ पर पलट कर ज़रूर देखता। रात की तारीकी में किसी और को मैंने भोला समझ लिया था। बहरहाल वो शख्स खेतों में गायब हो गया और मैं वापस अपने घर आ गया। जमील के इस सनसनीखेज बयान ने मेरे काम को आसान बना दिया। मुझे 100% यकीन था कि जमील को मुगालता नहीं हुआ होगा, वो भोला ही था। लेकिन चूंकि वो किसी खुफिया मशीन पर था, इसलिए उसने जमील की आवाज़ पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। वो कोर्ट फरमान में अपनी मौजूदगी को जाहिर नहीं होने देना चाहता था। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहाँ पिछली रात तुमने किसी ऐसे शख्स को खेतों में गायब होते देखा था जिसे तुम भोला समझ बैठे थे? मैंने जमील की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी ज़रूर, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप आए मेरे साथ। अगले चंद लम्हात में मैं जमील की मय्यत में मज़कूरा मकाम पर पहुंच गया, जहां गुज़िश्ता शाम उसने भोले की झलक देखी थी। कोट फरमान नामी ये गांव नहर के किनारे से कमोबेश निस्फ मील के फासले पर वाक़ था। गांव और नहर के बीच में सरसब लहलहाते खेतों का सिलसिला था। एक जगह पर रुककर जमील ने कहा, थानेदार साहब, मैंने वहां से भोले को जाते देखा था। इस वक्त शाम हो चुकी थी और हल्का हल्का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। इसके चेहरे पर मेरी निगाह नहीं गई, ताहम उसके कद काट और डील डोल से मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वो भोला है। जब भी मैंने उसे आवाज़ भी दी थी, लेकिन वो रुका नहीं। तुम इस वक्त खेतों से गांव की तरफ जा रहे थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी हाँ, उसने जवाब दिया। और भोला नहर की तरफ जा रहा था? और भोला नहर की तरफ जा रहा था? पता नहीं जनाब, वो भोला था भी या नहीं, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। अगर वो भोला होता तो मेरी आवाज़ पर रुकता ज़रूर। वो जो कोई भी था, हम इस पर बहस नहीं कर रहे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, तुम सिर्फ ये बताओ कि जिस शख्स पर तुम्हें भोले का गुमान हुआ वो गांव की तरफ से नहर की जानिब जा रहा था? जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसने इस बात में जवाब दिया। मल्ला खादिम मुझे बता चुका था कि उसने गुज़िश्ता रोज़ आखिरी फेरे में भोला और इस अजनबी नौजवान को फरीदाबाद से कोट फरमान पहुंचाया था, जिसकी तशद्दुद ज़दा लाश आज सुबह अल्लाह रखा की दहलीज पर पड़ी हुई मिली थी। खादिम के मुताबिक उसने इन दोनों अफराद को 5:30 और 6 बजे के दरमियान कोट फरमान पहुंचाया था। ये लगभग मगरिब के वक्त था और इसके थोड़ी देर बाद जमील ने इसके गुमान के मुताबिक भोले को गांव से निकलकर नहर की सिमत जाते देखा था। इससे तो यही जाहिर होता था कि भोला महज इस अजनबी नौजवान मकतूल को कोट फरमान पहुंचाने ही आया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जहन को उलझाता था कि भोला कहाँ गायब हो गया। मेरी इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वो कोट फरमान के किसी घर में मौजूद नहीं था और इस अमर का भी कोई सबूत सामने नहीं आया था कि वो कोट फरमान से कहीं चला गया हो। हत्ता कि कोट फरमान में किसी ने उसे देखा भी नहीं था सिवाय जमील के, और वो भी एक मुगालते की हालत में। अगर ये भोला मेरे हत्थे चढ़ जाता तो इस मामले को बासानी सुलझाया जा सकता था। शाम होने को आ रही थी, लिहाजा मैंने वापसी का कसद किया। फौरी तौर पर मैंने यही फैसला किया था कि कल किसी खोजी के साथ दोबारा इधर का रुख करूंगा।
अगर भोला और अजनबी मकतूल का खुराकात लग जाता तो फिर ये पता चलाया जा सकता था कि भोला कहाँ गायब हुआ है और नामालूम नौजवान को क्या हादसा पेश आया होगा। मैंने वापसी के सफ़र से पहले इब्राहिम और उसके दोनों बेटों को खुसूसी हिदायत दी, फिर खादिम हुसैन की कश्ती में बैठकर फरीदाबाद की जानिब रवाना हो गया। मेरी मालूमात के मुताबिक भोले के वालिद चचा इस्माइल की दुकान फरीदाबाद के लारी अड्डे पर थी। थाने का रुख करने से पहले मैंने इस्माइल से मिलना ज़रूरी समझा। मुझे पता चला था कि भोला भी चाय सिगरेट की इस दुकान पर अपने बाप का हाथ बटाया करता था। इस्माइल की शक्ल बड़ी हद तक अपने बड़े भाई इब्राहिम से मिलती जुलती थी। वो मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर अटेंशन हो गया। फिर फिदवियाना लहजे में बोला, सद बिस्मिल्लाह सरकार, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। इस्माइल, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैं यहाँ खिदमत कराने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना है। उम्मीद है तुम मुझसे भरपूर ताउन करोगे। जी ज़रूर, वो एकदम संजीदा हो गया। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए सरसरी अंदाज में इस्तफसार किया। तुम्हारा बेटा भोला कहीं नज़र नहीं आ रहा। मेरी मालूमात और तहकीक के मुताबिक उसे फरीदाबाद में होना भी नहीं चाहिए था।